दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो गई है। जी पंचायत आम चुनाव 2021 की शुरुआत 20 सितंबर को होगी। जी हाँ, बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पंचायत और ग्राम कचहरियों के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के संबंध में अपनी अनुशंसा भेज दी है। आयोग के सचिव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में इसकी अनुशंसा की है। जी पंचायत चुनाव की अधिसूचना 20 अगस्त को जारी करने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कल 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। यह जंतर मंतर पर विपक्षी सांसद किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। सांसद सेव फार्मर्स सेव इंडिया के नारे लगा रहे थे। यह राहुल गांधी समेत जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेता किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रहे थे। यह विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी समेत वाम दलों के नेता भी शामिल हुए। दोस्तों भारत में दिए जाने वाले खेल रत्न अवार्ड का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नागरिक लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। यह नए ऐलान के बाद अब पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाएगा। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही भारत ने टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2020 में जर्मनी को मात देकर कांस्य पदक जीता था। पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि देश को गर्व कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। जिन लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे बेटियों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों बिहार सरकार ने कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट को देखते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइन का ऐलान करते हुए सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है। जी कुछ दिन पहले ही दिया है, आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बताया भी गया था। नीतीश सरकार ने अलग अलग चरणों में स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक 7 अगस्त से यानी कि आज से ही 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 7 अगस्त शनिवार यानी कि आज से ही शुरू होगी। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूल भी खोलने वाले हैं। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार शनिवार को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9वीं और 10वीं की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां अभी से ही जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए विस्तार से गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई है, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से बताया भी गया था। नई गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई करने वाली लड़की प्रियदर्शनी यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें वे अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रही है। वे अपने पड़ोसियों के गेट के काले रंग पर सवाल उठा रही है और उसे बदलने के लिए कह रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रियदर्शनी भीड़ के बीच जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही है कि इन पड़ोसियों की वजह से पूरी कॉलोनी को खतरा है। वे कहते हैं कि इनके गेट का कलर ब्लैक होने की वजह से यहां इंटरनेशनल ड्रोन घूमते रहते हैं। यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने भी लगते हैं। पुलिस कर्मियों से भी उलझी इस वीडियो में पुलिसकर्मी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो प्रियदर्शनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रियदर्शनी पुलिस को भी कहती है कि आप अपने गेट को काला नहीं करा सकते, आप इन्हें ऑर्डर दीजिए। वीडियो में प्रियदर्शनी यादव अपने पड़ोसियों पर गालियां देने और फिर मारपीट करने की धमकी देने के आरोप भी लगा रहे हैं। इस पर पुलिसकर्मी उन्हें समझाते हुए घर जाने को कहते हैं और पूरा मामला
हैंडल करने का आश्वासन भी देते हैं। प्रियदर्शनी यादव का दूसरा वीडियो सामने आने के बाद इसे तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे दिमाग का इलाज कराने की भी सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा भी प्रियदर्शनी के कई वीडियो चर्चा में हैं जिसमें वो इस विवाद पर अपनी सफाई दे रही है। इस वीडियो पर भी लोग इसका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेगा और यह सम्मान मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कराया जाएगा। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत को अब तक 5 मेडल मिल चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। ओलंपिक में मेडल विजेताओं का 9 अगस्त को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। दिल्ली की मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मान पाने वाले खिलाड़ियों को संबोधित कर सकते हैं। टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत से ही पीएम मोदी भारतीय खिलाड़ियों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अहम मुकाबले टीवी पर देख रहे हैं बल्कि कई मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से बात भी की है। हॉकी टीम के ब्रांज मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी ने टीम के कप्तान और कोच से बात की थी। दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर आपके लिए खुशखबरी वाली है। जी हाँ, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट का होना अनिवार्य है। यह तो शायद आपको भी मालूम है। यह महत्वपूर्ण यात्रा दस्तावेज होता है, उसको देश के नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। पासपोर्ट का बुनियादी मकसद सरहद पार यात्रा करने की कार धारक को इजाजत देना होता है। यह किसी भारतीय शहरी की पहचान पत्र को भी दर्शाता है। लोगों की सुविधा को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने बड़ी पहल की है ताकि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाए। इंडिया पोस्ट के मुताबिक देश भर में कुल 424 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। करीबी डाकघर में लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की सुविधा हासिल कर सकते हैं। सुविधा के लिए आवेदक को करीब डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। इंडिया पोस्ट ने इस ऐलान को सार्वजनिक करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। अगर आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब आप अपने नजदीकी डाकघर के सीएससी काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर पर जाएं, पोस्ट ऑफिस पर जाएं। दोस्तों, सीमांचल में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्याओं से समाधान दिलाने के लिए सरकार कौन से कार्य कर रही है जिससे कि यहां के लोगों को बाढ़ जैसी गंभीर समस्या से निजात मिल सके। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने संसद में कही है। इस प्रश्न के तहत जल शक्ति मंत्री ने यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या केंद्र सरकार ने सीमांचल क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ से प्रभाव को कम करने के लिए महानंदा नदी घाट के संबंधित में बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि बाढ़ प्रबंधन सहित आपदा का नियंत्रण राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और अपरदन नियंत्रण में राज्य सरकार की सहायता के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। बिहार सरकार ने महानंदा नदी और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ से सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले की सुरक्षा के उद्देश्य से 5 चरणों में महानंदा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम पर विचार किया है। दोस्तों, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में वही शिक्षक पढ़ा सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। सभी संस्थानों के प्रबंधन ये सुनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी टीका ले चुके हैं उन्हें ही संस्थान में कार्य करने की अनुमति हो। वही मिड डे मील योजना का संचालन अभी बंद रहेगा। 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं तथा 16 अगस्त से 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी कुलपति और सभी जिलाधिकारियों और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देश दिया है। इसके मुताबिक एकेडमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध करने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी और शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को कोरोना टीका लेना सुनिश्चित किया जाएगा। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल आदि को खोलने का निर्णय लिया गया है। हर छात्र एक दिन बीच करके स्कूल आएंगे। विभाग ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान
परिसर की कक्षा, फर्नीचर, उपकरण, भंडार, पानी टंकी, किचन, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई संस्थानों के खोलने के पहले की जाएगी। विशेषकर शौचालय की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, सैनिटाइजेशन किया जाएगा। संस्थानों में हाथ की सफाई की सुविधा अनिवार्य होगी। डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों और संस्थानों में एक टास्क टीम का गठन किया जाएगा जो साफ सफाई और सैनिटाइजेशन आदि पर नजर रखेगी। विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। संस्थानों के नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक, नर्स, चिकित्सा आदि काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी जो छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच के लिए उपलब्ध होंगे। दोस्तों, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने 12वें स्थापना दिवस पर कहा है कि कोसी क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बीज उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्णिया और किशनगंज में 2 कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। यह नामांकन के लिए 275 सीटों को बढ़ाकर 325 किया गया। कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 436 छात्रों को नौकरी दिलाई गई। 8 विषयों में 10 अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किशनगंज में उद्यान एवं रेशम के 2 नए अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। दोस्तों, मायावती ने ओबीसी के लिए अलग जातिगत जनगणना की मांग कर डाली है। देश में जातिगत आधारित जनगणना की मांग के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी की अलग जनगणना की मांग कर डाली है। यह पूर्व सीएम मायावती ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने की भी बात कही है। यह मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा सांसद के अंदर और बाहर भी इसका जरूर समर्थन करेगी। यह मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि देश में ओबीसी समाज के अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से ही करती आ रही है तथा अभी भी बीएसपी यही मांग कर रही है और इस मामले में मोदी सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद में अंदर और बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। अभी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी। सीएम नीतीश ने इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि देश में आखिरी जाति आधारित जनगणना आजादी से पहले साल 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में। इसी आंकड़े के आधार पर बताया गया है कि देश में ओबीसी आबादी 52% है। जाति के आंकड़े के बिना काम करने में मंडल आयोग को काफी दिक्कतें आई और उसने सिफारिश की थी कि अगली जो भी जनगणना हो उसमें जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जाए। दोस्तों, आरजेडी से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मुनेश्वर चौधरी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया था। उनकी जगह पार्टी ने गरखा विधानसभा सीट से सुरेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया था और सुरेंद्र ने जीत हासिल की थी। जब मुनेश्वर चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए थे, जब उन्होंने जन अधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। अब मुनेश्वर चौधरी ने अपनी आगे की राजनीति की पटरी पर लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया है। 13 अगस्त को वे जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। मुनेश्वर चौधरी 2 दफे यानी कि 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार साल 2015 में विधानसभा चुनाव के बाद मुनेश्वर चौधरी महागठबंधन की सरकार में भी मंत्री बने थे, जहां उन्हें खान एवं भूतत्व मंत्री का जिम्मा मिला था। तो दोस्तों, खाद्य तेल के मोर्चे पर आम आदमी को फिलहाल राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अक्टूबर नवंबर महीने तक खाने के तेल के दाम कम नहीं होने वाले हैं। बीते 6 महीने में घरेलू स्तर पर खपत होने वाले सरसों, मूंगफली या फिर पाम तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने भी इन पर टैक्स कम किया है, लेकिन आम आदमी को इसका भी कुछ खास लाभ नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई वजह से खाद्य तेल के दाम में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका, ब्राजील और अन्य देशों में सोयाबीन ऑयल की मदद से बायोडीजल बनाने का कवायद हो रही है, इसीलिए इनके दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि सोयाबीन ऑयल के साथ साथ पाम तेल के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। जब सोयाबीन तेल की बिक्री $1300 पर होती है तो फिर पाम तेल की कीमतें इससे तकरीबन $100-150 प्रति टन तक कम होती है। सूरजमुखी के तेल में इजाफे से भी पाम तेल के दाम पर असर पड़ता है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत शुरू हो गई है। इसी क्रम में योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिया। दिल्ली के सिंचाई विभाग की जमीन से रोहिंग्यों को हटाए जाने के सवाल पर महेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी की जमीन पर एक भी रोहिंग्यों को रहने नहीं दिया जाएगा। योगी के मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं रह सकती, वे चाहे तो केजरीवाल के पास चले जाएं, उत्तर प्रदेश की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हमारा पहले से यही रुख है और सीएम योगी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यूपी में सिंचाई विभाग की लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे में थी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने उन्हें संरक्षण दिया, हमारे समय में कोई भी रोहिंग्या नहीं आया है। ये लोग पूर्व यानी कि पहले की सरकारों के दौरान आकर बसे हुए थे। दोस्तों, बिहार के कई जिलों से होकर मानसून की ट्रफ रेखा गुजर रही है। जहां बिहार में मौसम का मिजाज एकाएक बिगड़ रहा है। इस कारण अगले कुछ दिनों तक दक्षिण पूर्वी बिहार में बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर समेत आधे दर्जन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में 24 घंटे के दौरान मौसम के बिगड़ने की भी चेतावनी जारी की गई है। जहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व बिहार में बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, सहरसा, सुपौल और पटना जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बिहार के अन्य दर्जन भर जिलों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जहां मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में दक्षिण पूर्वी में स्थित बांका, जमुई, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर जिला में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि इसी दौरान किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कहीं हल्की तो फिर कहीं तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से होकर कम दबाव का क्षेत्र झारखंड और बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर प्रभावित हो रहा है। जहां साइक्लोनिक सर्किल का क्षेत्र भी बंगाल की खाड़ी से होकर बिहार के तटवर्ती इलाकों तक फैला हुआ है। दोस्तों, बिहार में अब बढ़ी हुई अफसरशाही से परेशान नीतीश सरकार अब अधिकारियों पर लगाम कसने को तैयार है। यह अफसरशाही पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जब बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इसके लिए बाकायदा एक लेटर जारी किया है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। ऐसे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी सरकारी कार्य विभाग के प्रक्रिया में अनुपालन के लिए समय समय पर गाइडलाइंस जारी किए जाते रहे हैं। इन गाइडलाइन के पालन में कमी को देखते हुए लोकसभा की विशेष अधिकार समिति की तरफ से मौजूदा अनुदेशकों को समेकित करने और फिर दोहराने की आवश्यकता महसूस की गई है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा 20 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है। जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 सितंबर से 25 नवंबर तक 10 चरणों में चुनाव कराने की योजना बना ली है। आयोग ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसके लिए अनुमति मांगी है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना तो अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जहां आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्याशी अगर वोट के लिए रुपये बांटता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च की समय सीमा तय कर दी गई है। यह प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के झंडे या फिर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगी। दोस्तों, बिहार के पटना सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। इस बीच गुरुवार को भी गंगा पुनपुन नदी पटना और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी हां, इधर पटना के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा राहत कार्य चलाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया है कि गंगा नदी भागलपुर के कहल गांवों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुनपुन पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद, दरभंगा के हाय घाट में खतरे के निशान से ऊपर तथा बुढ़ी गंडक नदी खगड़िया में लाल निशान के ऊपर बह रही है। कमला बलान मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर रेल पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। इधर राहत की बात यह है कि सोन नदी पर बने इंद्रपुरी बैराज के पास नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि जन्मजात दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूमों की हृदय के ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग के इस पहल से दिल में छेद वाले बच्चों को नई जिंदगी मिल रही है। इसके तहत 6 और 7 अगस्त को 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित की गई है। 6 अगस्त को IGIC और 7 अगस्त को IGIMS में आयोजित इस जांच शिविर में राज्य भर से सामने आए दिल में छेद वाले गंभीर बीमारी
बीमारी से जूझ रहे मासूमों के यानी कि बच्चों की स्वास्थ्य की जांच श्री सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद के विशेषज्ञ करेंगे। जी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूमों के लिए आयोजित इस स्वास्थ्य जांच शिविर में करीब 250 से 300 बच्चों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले 46 बच्चों की हृदय का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। अन्य बच्चों का हृदय के ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस तरीके से हृदय में छेद वाली बीमारी से जूझ रहे बच्चों का अगला बैच अहमदाबाद श्री सत्य साई हृदय हॉस्पिटल में हृदय के ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों जातीय जनगणना पर बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। एक और जहां राजद की ओर से 7 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है यानी कि आज, वही नीतीश सरकार ने संकेत दे दिया है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार हुई तो ठीक, नहीं तो फिर बिहार सरकार अपने स्तर पर जातीय आधारित जनगणना करवा सकती है। अब इसी क्रम में जदयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि जब देश के अंदर धर्म आधारित जनगणना हो सकती है तो जातीय जनगणना में क्यों ऐतराज होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय आधारित जनगणना से ही गरीबों का विकास हो सकेगा। राजनीतिक मापदंडों से हटकर जातीय जनगणना के पक्ष में आने की जरूरत है। जदयू की बिहार यात्रा के दौरान शेखपुरा पहुंचे कुशवाहा ने यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दिया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी और मूल रूप से बिहार के निवासी विवेक सागर प्रसाद को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हॉकी के प्रति उनके जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। आपको बता दूं कि विवेक सागर प्रसाद मूल रूप से बिहार के सीवान जिला में स्थित रघुनाथ प्रखंड के कन्हौली ग्राम के निवासी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरा बिहार गौरवान्वित है, पूरा बिहार गर्व कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि श्री प्रसाद ने अपने प्रदर्शन से बिहार एवं देशवासियों का दिल जीता है। वे निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और बिहार सहित भारत का नाम रोशन करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को पटना पहुंचे। जहां ललन सिंह के स्वागत के लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारी की थी। उनके स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर हजारों पार्टी नेता और कार्यकर्ता तथा समर्थक मौजूद रहे। जहां ललन सिंह खुली गाड़ी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन करते हुए जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह कल पहली बार पटना पहुंचे। ललन सिंह के स्वागत के लिए तैयारियां दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। इसके लिए पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। स्वागत के लिए पूरे बिहार से जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंचे। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला अयांश एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और ये बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जी हाँ, इस बीमारी से जूझ रहा है। बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। लेकिन अयांश के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतनी महंगी इंजेक्शन खरीद सके। ऐसे में उन्होंने अपने 10 महीने के बच्चे को बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। परिजनों की गुहार लगाने के बाद लोग उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, जिससे जितना बन पा रहा है वे अयांश की जान बचाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी अयांश की मदद के लिए आगे आए हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को बच्चे के इलाज के लिए अपने 1 महीने का वेतन दिया। पटना के रूपसपुर में रहने वाला अयांश, जो मात्र कुछ महीने का छोटा बच्चा है, उसकी गंभीर बीमारी का पता लगने के बाद मुकेश सहनी खुद उनके घर गए। वहां उन्होंने अयांश और उनके परिजनों से मुलाकात की, बच्चे का हाल जाना और फिर अपने 1 महीने का वेतन उसके इलाज के लिए देने का फैसला किया है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अयांश 10 महीने का छोटा बच्चा है जिसकी बीमारी अत्यंत दुर्लभ है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है वह 16 करोड़ रुपए की है। इस परिवार के लिए इतनी रकम इकट्ठा करना संभव नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बिहार के लोग अयांश के साथ हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि अयांश को बचाने की मुहिम में आगे आए और जिससे जितना बन पड़े उनकी मदद जरूर करें। हमने अभी 1 महीने का वेतन दिया है, आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम और भी मदद करेंगे।
दोस्तों बिहार में अगले 2 साल के अंदर 7 और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अपनी सेवा बिहार के लोगों को देने लगेगी। इसमें एक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पूर्णिया सदर अस्पताल के तमाम उपकरणों और कर्मियों का समायोजन भी इस नए मेडिकल कॉलेज में करने की अनुमति दे दी गई है। यहां शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 100 नामांकन के साथ MBBS पढ़ाई शुरू करने की भी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य संरचना को मजबूत देना सरकार की प्राथमिकता है। यह राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज बनने से बिहार के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बेडों की संख्या 3,500 से ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही MBBS पाठ्यक्रम में भी बिहार के अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में यानी कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को मजबूत करने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में पूर्णिया, सारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी और सिवान के मेरवा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण पर करीब 3465 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। विभाग के अनुसार पूर्णिया के अलावा सारण जिले के छपरा में 500 बेड, समस्तीपुर के सरायरंजन में 500 बेड वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। मधुबनी के झंझारपुर और सीतामढ़ी में भी 500 बेड के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन अस्पतालों के अलावा वैशाली जिले के महुआ में तथा सिवान के मेरवा में भी 500 बेड के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया जा चुका है। इन अस्पतालों में से कुछ 2022 में प्रारंभ हो जाएंगे जबकि कुछ 2023 में। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से चूकने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शुक्रवार को बात की है, फोन पर बात की है। इसी दौरान कई खिलाड़ी फोन पर बात करते हुए नरेंद्र मोदी के सामने रोने लगी। हालांकि पीएम मोदी ने सभी को ढांढस बढ़ाया। आपको बता दें कि अप्रत्याशित खेल के दम पर सेमीफाइनल तक पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक प्ले ऑफ मुकाबले में शुक्रवार को ब्रिटेन से हार गई। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं, 5-6 साल से खूब मेहनत की। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैं टीम के सभी साथियों और कोच को बधाई देता हूं और निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने एक खिलाड़ी नवनीत की आंख पर आई चोट का जिक्र किया तो टीम के कैप्टन रानी ने कहा कि 4 टांके लगे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वंदना वगैरह सलीमा सब ने अच्छा काम किया है। जब पीएम मोदी ने जब खिलाड़ियों के रोने की आवाज सुनी तो कहा कि आप लोग रोना बंद करिए, मेरे तक आवाज आ रही है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। आप लोगों की मेहनत से हॉकी फिर से पुनर्जीवित हो रही है, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। बातचीत के दौरान कोच ने भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी इस बातचीत से टीम को बहुत बल मिला है। इससे पहले महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भले ही टीम पदक से चूक गई हो, लेकिन ये नए भारत को प्रतिबिंबित करती है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब पीएम मोदी ने मैच के बाद ट्वीट किया है और कहा कि हम महिला हॉकी में पदक से चूक गए, लेकिन ये टीम नए भारत को प्रतिबिंबित करती है जिसे हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों गाड़ियों में लगे टायर से भी अब ईंधन की बचत होगी। जी हां, आपने सही सुना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब दिया है और कहा गया है कि ईंधन की बचत के लिए लोगों को अब स्टार रेटिंग वाले टायरों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल 95 में संशोधित करके अधिसूचना को जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिसूचना के मुताबिक टायर बनाने वाली कंपनियों को क्लास C1, C2 और C3 कैटेगरी में आने वाले टायरों के लिए तय किए गए मानक का पालन करना जरूरी होगा। जी हां, अगर आप इस टायर को अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो आपकी माइलेज बढ़ जाएगी। जी हां, आपकी तेल कम खर्च होंगे। दोस्तों हैदराबाद दौरे से लौटने के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पार्टी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। जी हां, सहयोग कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और रामप्रीत पासवान आज फरियादियों की शिकायत सुनने के लिए बैठे थे। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। बीजेपी में सभी तबकों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हमारी पार्टी में सरकार से लेकर संगठन तक में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली है उसे देखकर समझा जा सकता है कि
सबको साथ लेकर विकास के रास्ते पर चलना क्या होता है। जहां बिहार में निवेश को लेकर मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सकारात्मक उम्मीद जताई है। जहां शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं गुरुवार को हैदराबाद के दौरे पर था, मैंने दक्षिण का भी दरवाजा यानी कि हैदराबाद का भी दरवाजा बिहार में निवेश के लिए खटखटा दिया है। एसआर जैसी बड़ी कंपनी के अधिकारी बिहार का दौरा करके लौटे हैं। जहां बिहार में सुशासन के कारण अब निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। जल्द ही राज्य के अंदर यानी कि बिहार के अंदर नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। शाहनवाज हुसैन ने बिहार में अफसरशाही के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि कैसे हम अधिकारियों से काम लेते हैं। मैंने अपने विभाग में जो चाहा अब तक काम करवाया है। अधिकारी सरकार का ही हिस्सा होते हैं और उनके सहयोग से ही काम आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, चेक के जरिए पेमेंट को लेकर होने वाले फ्रॉड पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया था, लेकिन अब 15 अगस्त से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। जब पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को इस बारे में अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। जब बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर बताया है कि 15 अगस्त 2021 से 2 लाख रुपए या फिर इससे ज्यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम यानी कि पीपीएस लागू कर दिया जाएगा। दरअसल चेक फ्रॉड के मामले में बड़ी संख्या में आने के बाद आरबीआई ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लेकर गाइडलाइंस जारी किया था। इसे 1 जनवरी 2021 से लागू भी कर दिया गया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा रकम के चेक जारी करने वाले सभी काउंटर होल्डर्स के लिए इस सुविधा को लागू किया जाएगा। आरबीआई ने यह भी कहा था कि बैंक अपनी ओर से इस सुविधा को 5 लाख रुपए या फिर इससे अधिक रकम के लिए अनिवार्य भी कर सकते हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार इंडियन बैंक ने चेक के जरिए 2 लाख रुपए या फिर उससे अधिक के पेमेंट पर इस सुविधा को लागू कर दिया है। इंडियन बैंक अब इसे 15 अगस्त से अनिवार्य कर देगा। दोस्तों, एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जोड़ने का अनुभव है या नहीं ये वे नहीं जानते, लेकिन तोड़ने का अनुभव तो उन्हें जरूर है। लोजपा को तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। आशीर्वाद यात्रा पर निकलने से पहले चिराग पासवान ने कहा है कि यूपी में उनकी पार्टी के कई विधायक होते थे, जहां उनके पिता का बड़ा जनाधार रहा। संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला हो जाएगा। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर निर्णय महीने भर में होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह को जमानत मिल गई है। अमरिंदरधारी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यूरिया घोटाले में आरोपी एडी सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 जून को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।